जय भीम साथियों, इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर और साथी नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान का एक धारावाहक चला रहे हैं, जिसके हर एक एपिसोड में संविधान के अनुच्छेदों की जानकारी साझी करते हैं। आज आप भारत के संविधान का अध्याय 5 संघीय न्यायपालिका की वीडियो देखेंगे। आप अपने चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिछले अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियां की अनुच्छेद 140 नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 70वीं वीडियो बनाकर इसके अनुच्छेदों की जानकारी साझा कर चुके हैं। आज हम इस अध्याय के अंतर्गत आज के एपिसोड में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी 71वीं वीडियो बनाकर इसके 141वें अनुच्छेद की जानकारी साझा करेंगे। इस नए स्रोत के उद्धरणों से स्पष्ट होता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून देश के सभी अन्य न्यायालयों के लिए बाध्यकारी है। जय भीम साथियों की अनुच्छेद 140 नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 70वीं वीडियो बनाकर इसके पर बात करेंगे। बता दें कि इस नए स्रोत के उद्धरणों से स्पष्ट होता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून देश के सभी अन्य न्यायालयों के लिए बाध्यकारी है। यह अनुच्छेद 141 के तहत एक मौलिक कानूनी सिद्धांत स्थापित करता है। इसका अर्थ है कि भारत के पूरे क्षेत्र में निचली अदालतों को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का पालन करना आवश्यक है। यह व्यवस्था कानूनी स्थिरता और न्यायिक पदानुक्रम को सुनिश्चित करती है। चलो आओ पहले सुनते हैं अनुच्छेद में क्या लिखा है, बाद में इस पर विशेष चर्चा सुनेंगे। भारत के संविधान का अध्याय 5 संघीय न्यायपालिका का अनुच्छेद 141 उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होना। उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी। नमस्कार, आज हम भारतीय संविधान के एक ऐसे कोने को देख रहे हैं जहां सिर्फ एक वाक्य में आप कह सकती हैं पूरे देश की न्याय व्यवस्था को दिशा देने की ताकत है। ये अक्सर शायद हेडलाइंस में नहीं आता, पर इसकी गूंज हर कोर्ट में सुनाई देती है। बिल्कुल। ये एक तरह से वो नींव का पत्थर है जिस पर हमारे जुडिशियल सिस्टम की यूनिफॉर्मिटी मतलब एकरूपता और स्थिरता टिकी है। दिखने में बहुत सिंपल है, पर इसका असर बहुत गहरा है। हाँ, और हमारे पास जो दस्तावेज है वो सीधे इसी पावर सेंटर की बात करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 141 इसका टाइटल ही कहता है सुप्रीम कोर्ट लॉ बाइंड्स ऑल इंडियन कोर्ट्स, यानी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी भारतीय अदालतों पर बाध्यकारी होगा। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस एक वाक्य के पीछे जो मतलब छिपा है, जो इसका असर है रोजमर्रा के लीगल सिस्टम पर, उसे समझें। और ये समझना देखिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ वकीलों या जजों के लिए नहीं है, ये हर उस नागरिक के लिए मायने रखता है जो कभी न कभी किसी न किसी तरह से न्याय व्यवस्था के संपर्क में आता है। हाँ, ये जानने के लिए कि भाई कानून आखिर है क्या और ये लागू कैसे होगा। एग्जैक्टली। तो चलिए इस छोटे से दिखने वाले वाक्य की परतें खोलते हैं। अनुच्छेद 141 कहता है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। पहली बार सुनने में तो ये काफी सीधा लगता है ना, जैसे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रूल हो। हाँ, क्या इसमें कुछ और भी छिपा है? बिल्कुल, इसकी सादगी में ही इसकी क्या कहते हैं गहराई है। सबसे पहले इस हिस्से को देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून, लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। यहां घोषित कानून का मतलब सिर्फ ये नहीं कि किसी केस का फाइनल वर्डिक्ट सुना दिया। अच्छा, तो फिर इसमें और क्या क्या शामिल है? क्या मतलब हुआ घोषित कानून का? देखिए, इसमें वो सब कुछ आ जाता है जो सुप्रीम कोर्ट किसी फैसले तक पहुंचने के लिए कहता है। मतलब किसी कानून की व्याख्या, इंटरप्रिटेशन, कोई लीगल प्रिंसिपल तय करना या किसी मौजूदा नियम को साफ करना, क्लैरिफाई करना। वो जो तर्क हैं, जो रीजनिंग हैं, जो सिद्धांत हैं और जो व्याख्या है, ये सब मिलकर घोषित कानून बनते हैं। ओह, ये सिर्फ रिजल्ट नहीं है, बल्कि उस रिजल्ट तक पहुंचने का पूरा रास्ता है, और वही रास्ता आगे के लिए नजीर बनता है, प्रेसिडेंट बनता है। अच्छा, यानी अगर सुप्रीम कोर्ट किसी केस में ये तय करता है कि मान लीजिए किसी कॉन्ट्रैक्ट की इस शर्त का ये मतलब है, बिल्कुल, तो वो मतलब ही अब देश की सारी अदालतों के लिए उस शर्त का ऑफिशियल मतलब बन जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल। जब तक कि पार्लियामेंट उस कानून को बदल न दे या फिर सुप्रीम कोर्ट खुद ही भविष्य में अपनी उस व्याख्या को रिव्यू न करे, बिल्कुल, तब तक वही इंटरप्रिटेशन ही लॉ है जिसे सबको मानना होगा। तो आप इसे ऐसे समझ सकती हैं कि सुप्रीम कोर्ट कानून लिखता नहीं है, पर वो कानून के मायने तय करता है, और वो मायने बाइंडिंग होते हैं।
बाध्यकारी। ये तो काफी महत्वपूर्ण बात हुई। अब दूसरे हिस्से पर आते हैं। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा, बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। हाँ। इसमें कौन कौन सी अदालतें आ गईं? क्या सिर्फ हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट? नहीं, इसका दायरा बहुत बड़ा है। सभी न्यायालयों का मतलब है हर वो जुडिशियल या क्वाजी जुडिशियल बॉडी, मतलब न्यायिक या अर्धन्यायिक संस्था, अच्छा, जो भारत की सीमा में कानून के तहत फैसला करने का अधिकार रखती है। तो इसमें हाई कोर्ट्स आ गए, डिस्ट्रिक्ट और सेशंस कोर्ट्स आ गए, मजिस्ट्रेट कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल्स भी, जैसे एनजीटी या कैट। हाँ बिल्कुल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हो, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हो या कोई और स्पेशल कोर्ट हो, सब इसमें शामिल हैं। कोई भी इससे बाहर नहीं है। लेवल पर सुप्रीम कोर्ट की कही बात पत्थर की लकीर है। हाँ, एक तरह से यही है जुडिशियल हायरार्की, मतलब न्यायिक पदानुक्रम। सुप्रीम कोर्ट इस पिरामिड के टॉप पर है। हाँ। उसके नीचे सभी हाई कोर्ट्स हैं और उनके नीचे बाकी सारी अदालतें और ट्रिब्यूनल्स। तो अनुच्छेद 141 जो है वो इस हायरार्की को बनाए रखने और इसमें आप कह सकते हैं जुडिशियल डिसिप्लिन, मतलब न्यायिक अनुशासन बनाए रखने का संवैधानिक आधार है। लेकिन क्या इससे जो निचली अदालतें हैं उनकी स्वतंत्रता या उनके विवेक पर कोई रोक नहीं लगती? ऐसा नहीं लगता कि उन्हें बस ऊपर से आए ऑर्डर्स फॉलो करने वाली मशीन बना दिया गया हो? ये एक वैलिड सवाल है और इस पर काफी बात भी होती है। देखिए, निचली अदालतों की जो स्वतंत्रता है वो मामलों के फैक्ट्स को देखने, सबूतों को जांचने और जो स्थापित कानूनी सिद्धांत हैं उनको उन फैक्ट्स पर लागू करने में। अनुच्छेद 141 उन्हें कानून की व्याख्या करने से रोकता नहीं है, बल्कि ये कहता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही किसी कानूनी पॉइंट पर अपनी व्याख्या दे दी है तो आपको वही माननी होगी। अच्छा। इससे क्या होता है कि कानून के एप्लीकेशन में, मतलब उसको लागू करने में एकरूपता आती है, यूनिफॉर्मिटी। ये एकरूपता का क्या मतलब है? यहाँ इसे थोड़ा और समझाएंगे। इसका मतलब है कि अगर एक जैसे लीगल सवाल और मिलते जुलते फैक्ट्स वाले दो मामले देश के दो अलग अलग कोनों में आते हैं, मान लीजिए केरल में और एक असम में, हाँ। तो दोनों अदालतों को उस लीगल सवाल पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किया गया प्रिंसिपल ही लागू करना होगा। हो सकता है कि फैक्ट्स में थोड़े अंतर की वजह से नतीजा अलग हो जाए, लेकिन कानून की जो समझ है, जो इंटरप्रिटेशन है, वो एक ही रहेगी। और अगर ऐसा ना हो तो, मतलब सोचिए अगर अनुच्छेद 141 ना होता तो फिर अराजकता हो सकती है, केस फैल सकता है। आप सोचिए, एक ही नेशनल लॉ है, मान लीजिए इनकम टैक्स एक्ट है या मोटर व्हीकल एक्ट है, उसकी व्याख्या बॉम्बे हाई कोर्ट कुछ और करे, दिल्ली हाई कोर्ट कुछ और मद्रास हाई कोर्ट बिल्कुल ही अलग नतीजा निकाले। तब तो नागरिकों को पता ही नहीं चलेगा कि उनके लिए सही कानून क्या है। सही बात है। बिजनेस करना मुश्किल हो जाएगा, लीगल एडवाइस देना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। हर राज्य अपनी अलग कानूनी दुनिया में जीने लगेगा। तो अनुच्छेद 141 इसी बिखराव को रोकता है और एक देश एक कानून की जो भावना है उसको जुडिशियल लेवल पर मजबूत करता है। तो ये निश्चित लगता है, सर्टेनिटी और पूर्वानुमेयता भी, मतलब प्रेडिक्टेबिलिटी। लोगों को अंदाजा रहता है कि कानून क्या है और कोर्ट का रुख क्या हो सकता है। हाँ बिल्कुल, जब वकीलों और जजों को पता होता है कि किसी इशू पर सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंड है तो वो उसी हिसाब से अपने आर्ग्यूमेंट्स बना सकते हैं या फैसले लिख सकते हैं। इससे मुकदमों का निपटारा भी जल्दी हो सकता है, क्योंकि कई बार पार्टी समझ जाती हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट की नज़ीर के हिसाब से उनके केस का नतीजा क्या हो सकता है, तो शायद वो कोर्ट के बाहर ही समझौता कर लें। हाँ, ये भी है। और आम नागरिक के लिए भी ये जानना आसान हो जाता है कि उसके अधिकार क्या हैं, उसकी ड्यूटीज क्या हैं, क्योंकि कानून की व्याख्या पूरे देश के लिए एक जैसी है। यहाँ ये बात सच में दिलचस्प हो जाती है। क्या इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला प्रैक्टिकली पूरे देश के लिए एक तरह से कानून बन सकता है, भले ही संसद ने उस पर कोई नया लॉ न बनाया हो? कुछ लोग सोच सकते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट को बहुत ज्यादा पावर देता है, लगभग कानून बनाने जैसी, लेजिस्लेट करने जैसी। ये एक बहुत बारीक लाइन है। देखिए, टेक्निकली जैसा हमने पहले कहा, सुप्रीम कोर्ट कानून बनाता नहीं है, लेजिस्लेट नहीं करता। वो सिर्फ मौजूदा कानून को इंटरप्रेट करता है, उसकी व्याख्या करता है। लेजिस्लेचर का काम, यानी संसद और विधानसभाओं का काम है कानून बनाना। जुडिशरी का काम है उन कानूनों को संविधान की कसौटी पर परखना और उनकी व्याख्या करना। लेकिन क्या यहाँ पर क्या ट्विस्ट है? ट्विस्ट ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट किसी कानून में जो अस्पष्टता है, एम्बिग्विटी है, उसे दूर करता है या संविधान के किसी आर्टिकल का मतलब साफ करता है, तो वो व्याख्या इतनी पावरफुल होती है कि उसका असर नए कानून जैसा ही होता है। क्योंकि अब सभी को उसी व्याख्या के हिसाब से चलना होगा। इसे ही न्यायिक मिसाल या प्रेसिडेंट का सिद्धांत कहते हैं।
और अनुच्छेद 141 इसी सिद्धांत को कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग देता है। अच्छा। अंग्रेजी लीगल सिस्टम में इसे स्टे डेसिस कहते हैं। लैटिन में इसका मतलब है ठहराव पर खड़े रहना, मतलब टू स्टैंड बाय थिंग्स डिसाइडेड। तो स्टे डिसिसिस या न्यायिक मिसाल का मतलब हुआ कि जो एक बार तय हो गया उस पर टिके रहना है। निचली अदालतों के लिए तो बिल्कुल यही मतलब है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी लीगल पॉइंट पर कोई प्रिंसिपल तय कर दिया है, तो वैसे ही फैक्ट्स वाले आगे के सभी मामलों में सभी निचली अदालतों को वही प्रिंसिपल फॉलो करना होगा। वो मना नहीं कर सकती। नहीं, वो ये नहीं कह सकती कि हम सुप्रीम कोर्ट की इस व्याख्या से सहमत नहीं हैं या हम अपनी अलग इंटरप्रिटेशन करेंगे। ऐसा करना जुडिशियल इनडिसिप्लिन माना जाएगा और शायद कोर्ट की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी। हाँ, इसका कोई उदाहरण सोच सकते हैं? कोई ऐसा एरिया जो सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या ने जमीनी स्तर पर बड़ा फर्क डाला हो? हाँ, कई उदाहरण हैं। जैसे आपको याद होगा, वर्कप्लेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर विशाखा गाइडलाइंस आई थी। हाँ, बिल्कुल। जब तक संसद ने इस पर कानून नहीं बनाया था, तब तक सुप्रीम कोर्ट की दी हुई ये गाइडलाइंस ही कानून थी और अनुच्छेद 141 के तहत सभी संस्थानों पर बाइंडिंग थी। अच्छा। इसी तरह एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के मामले में, ह्यूमन राइट्स के मामले में, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ऐसे कई एरिया हैं जहां सुप्रीम कोर्ट की व्याख्याओं ने कानून के डेवलपमेंट में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया है और ये व्याख्याएं अनुच्छेद 141 की वजह से ही पूरे देश में एक साथ लागू हो पाई। ये तो वाकई दिखाता है कि कैसे जुडिशरी अपनी इंटरप्रिटेशन के पावर से समाज और कानून दोनों पर असर डाल सकती है। अब एक और सवाल आ रहा है मन में। पूछिए। क्या सुप्रीम कोर्ट खुद अपने ही पुराने फैसलों से बंधा होता है? क्या वो कभी अपनी राय बदल सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल है और अनुच्छेद 141 के स्कोप को समझने के लिए जरूरी भी है। देखिए, अनुच्छेद 141 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। इसमें टेक्निकली सुप्रीम कोर्ट खुद शामिल नहीं है, यानी सुप्रीम कोर्ट अपने ही द्वारा सेट किए गए प्रेसिडेंट से, मिसालों से पूरी तरह बंधा हुआ नहीं है। तो वो अपने पुराने फैसले पलट सकता है? ऐसा क्यों जरूरी है? इससे कानून में अस्थिरता नहीं आएगी? हाँ, सुप्रीम कोर्ट अपने पुराने फैसलों को ओवररूल कर सकता है, पलट सकता है। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है और बहुत मजबूत कारणों के आधार पर ही किया जाता है। इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि समाज बदलता है, हमारी समझ बढ़ती है और हो सकता है कि कोई पुराना फैसला आज की परिस्थितियों में सही न लगे या उसमें कोई साफ गलती रही हो। कानून को स्थिर होने के साथ साथ प्रोग्रेसिव भी होना चाहिए, न्यायपूर्ण भी होना चाहिए। हाँ, ये तो है। अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी गलती सुधार ही ना सके या बदलती जरूरतों के हिसाब से कानून की व्याख्या को इवॉल्व ना कर सके, तो कानून जड़ हो जाएगा, स्टैग्नेंट हो जाएगा। तो ये एक तरह का बैलेंस है स्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के बीच। बिल्कुल बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट आमतौर पर अपने पुराने फैसलों का सम्मान करता है ताकि कानून में स्थिरता और प्रिडिक्टेबिलिटी बनी रहे, लेकिन उसके पास ये इनहेरेंट पावर है कि वो न्याय के हित में, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, अपने पुराने फैसलों पर दोबारा विचार करे और जरूरत पड़े तो उन्हें बदले। ये शक्ति उसे कानून को समय के साथ रेलेवेंट बनाए रखने में मदद करती है। लेकिन ये पावर निचली अदालतों के पास नहीं है। उन्हें हर हाल में सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट फैसले को ही फॉलो करना होता है। तो ये पूरी व्यवस्था, मतलब अनुच्छेद 141 का होना, ये जुडिशियल हायरार्की, प्रेसिडेंट का सिद्धांत और सुप्रीम कोर्ट का अपने फैसले बदलने का लिमिटेड अधिकार, ये सब मिलकर कैसे काम करता है? इसका अल्टीमेट उद्देश्य क्या है? इसका अल्टीमेट उद्देश्य है पूरे भारत में कानून का शासन, यानी रूल ऑफ लॉ को स्थापित करना और बनाए रखना। रूल ऑफ लॉ? हाँ, इसका मतलब है कि कानून सबसे ऊपर है, सभी नागरिक कानून के सामने बराबर हैं और कानून का इस्तेमाल मनमाने ढंग से नहीं बल्कि तय सिद्धांतों और प्रोसीजर के हिसाब से होगा। अनुच्छेद 141 ये सुनिश्चित करता है कि कानून की व्याख्या पूरे देश में एक जैसी हो, जिससे समानता और निष्पक्षता को बढ़ावा मिले। ये जुडिशियल सिस्टम को एक इंटीग्रेटेड, मतलब एकीकृत, और कोहेरेंट, मतलब सुसंगत यूनिट के तौर पर काम करने में मदद करता है, न कि अलग-अलग आइलैंड्स के ग्रुप की तरह। यानी ये सिर्फ अदालतों के कामकाज का कोई टेक्निकल रूल नहीं है, बल्कि ये जस्टिस के आइडियल्स को जमीन पर उतारने का एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है। निश्चित रूप से ये हमारे संविधान बनाने वालों की दूरदर्शिता को दिखाता है कि उन्होंने इतने पावरफुल प्रिंसिपल को इतने छोटे से वाक्य में संविधान में जगह दी। ये सुप्रीम कोर्ट को देश के सबसे बड़े अपीलीय न्यायालय, हाईएस्ट अपीलेट कोर्ट के रूप में अपना रोल निभाने में मदद करता है, जिसके फैसले फाइनल होते हैं और पूरे देश के लिए स्टैंडर्ड सेट करते हैं। इसके बिना हमारा जुडिशियल सिस्टम शायद उतना व्यवस्थित, असरदार और भरोसेमंद नहीं होता।
तो आज की हमारी इस बातचीत से ये तो साफ है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 141 भले ही छोटा सा है, पर ये हमारी न्याय व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। हाँ, ये तय करता है कि सुप्रीम कोर्ट की आवाज पूरे देश की अदालतों में सुनी जाए और मानी जाए, और इससे कानून में एकरूपता, निश्चितता और अनुशासन बना रहता है। सही कहा। ये रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल डिसिप्लिन और लीगल सर्टेनिटी का आधार स्तंभ है। ये सुनिश्चित करता है कि न्याय सिर्फ हो ही नहीं, बल्कि एक कंसिस्टेंट और प्रिडिक्टेबल तरीके से होता हुआ दिखे भी, जिससे लोगों का सिस्टम में भरोसा बना रहे। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। जब किसी व्याख्या में इतनी ताकत हो कि वो पूरे देश के लिए कानून का रास्ता तय करे, तो व्याख्या करने वालों पर यानी सुप्रीम कोर्ट के जजों पर कितनी बड़ी नैतिक और बौद्धिक जिम्मेदारी आ जाती है ना? हर शब्द, हर तर्क का वजन बहुत ज्यादा होता होगा। और ये सोचना भी कम दिलचस्प नहीं कि भविष्य में जैसे जैसे समाज बदलेगा, उसकी ज़रूरतें बदलेंगी, उसके मूल्य बदलेंगे, तो ये व्याख्याएं और कैसे विकसित होंगी। ये वाकई में जुडिशियल पावर के साथ जो गहरी जिम्मेदारी आती है उसका सवाल है। हाँ। अनुच्छेद 141 सिर्फ एक कानूनी प्रावधान नहीं है, बल्कि इस जिम्मेदारी का एक लगातार रिमाइंडर भी है। और ये व्याख्या कैसे इवॉल्व होती हैं, ये हमारे लोकतंत्र और समाज के विकास का आईना भी होता है। बिल्कुल। आपने चुंबर साहब का बनाया वीडियो पूरा सुना। साथियों, धन्यवाद। उम्मीद है इससे आपकी जानकारी बढ़ी होगी। इसके आगे के अनुच्छेदों पर अगली वीडियो में बात करेंगे। आप इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। हम रोजाना नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान पर चर्चा करते हैं। अगर चाहते हैं कि आपके भाई, बहन और मित्रों को भी संविधान का ज्ञान हो, तो कृपया इस वीडियो को उनके साथ साझा जरूर करें। आपके पास वीडियो पहुंचती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें अनुमति दें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। प्लीज टेक केयर योर ओन सेल्फ। जय भीम साथियों। साथियों, अब तो जाग जाओ। जागोगे तो ही एक हो सकते हो। चलो एक हो जाओ। फ्रेंड्स, wake up now. If you don't wake up now, when will you wake up? Ambedkarites, unite. साथियों, अब तो जाग जाओ। अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? अम्बेडकवादियों, सब एक हो जाओ। साथियों, अब तो जाग जाओ। अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? अम्बेडकवादियों, सब एक हो जाओ। अम्बेडकरवाद के